आप सब कैसे हो? सारे कुशल मंगल हो ना? सभी छुट्टियां सब बिता कर आए हो? सब सबने बहुत मौज मस्ती किया होगा। चलिए अब हम अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत से पृथक्करण के तरीकों के बारे में बात किया। आज हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि, है ना? हमने पिछले बार क्या देखा? क्रिस्टलीकरण देखा। हम दो अमिश्रणीय द्रवों से कैसे पृथक करते हैं, मिट्टी का तेल, पानी, सब हमने देखा। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, किसके द्वारा पृथक कर रहे हैं हम लोग? चुंबक का इस्तेमाल कर कर, है ना? मैग्नेट, चुंबक का इस्तेमाल कर कर हम लोग क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। अभी हम आपको थोड़ी सी चीजें दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने एक कागज या बर्तन कुछ भी ले रखा है। आप कोई भी चीज लीजिए। ये देखिए, थोड़े से प्लास्टिक के सामान है, लोहे है, एक सुई है ना? लकड़ी, लकड़ी के टुकड़े है, कील है। ये देखिए, एक चम्मच है स्टील का, लकड़ी है ना? अब हम देखेंगे, जब हम चुंबक को इन सब पदार्थों के पास लेकर आएंगे, तो चुंबक क्या करेगा? किन किन सामान को अपनी तरफ आकर्षित करेगा? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस चुंबक को देख रहे हो ना? चुंबक मेरे हाथ में एक छोटा सा चुंबक है। इसको हम प्लास्टिक के किसके पास लेकर आ गए? पेन के पास। कोई असर नहीं हो रहा। ये देखिए, प्लास्टिक का है, कोई असर नहीं हो रहा। ये देखिए, स्टील के चम्मच में, इसमें क्या है? एक हल्का सा चिपक रहा है ये, है ना? लेकिन ये उठा नहीं पा रहा है क्योंकि ये छोटा है। उसके बाद हम इसको देखिए कील के पास लेकर आ गए, लोहे का। देखिए, ये देखिए हेयर पिन। अब देखिए सुई, ये देखिए चिपक गया। ये देखिए, अब लकड़ी के पास लेकर आए, कोई असर नहीं हो रहा, है ना? लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, कोई असर नहीं हो रहा। कागज के पास लेकर आए, ये देखिए कोई असर नहीं हो रहा, ये अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है। अब देखिए कील, ये देखिए चिपक गया, है ना? हेयर पिन चिपक गया, ये कील चिपक गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए किन किन सामानों को किसने अपनी तरफ आकर्षित कर दिया? चुंबक ने। चुंबक ने चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से सामान को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसको आप एक चुंबक लेकर ही पता कर सकते हैं। देखिए लकड़ी, ये देख रहे हो ना, जो जो चिपक रहा है, तो क्या हो गया? वो सब क्या हो गया? चुंबकीय पृथक्करण। हमने चुंबक द्वारा हमने क्या कर दिया? उसको पृथक कर दिया। अब जो जो चीजें चुंबक से चिपक गए, उन सबको हमने अलग रख दिया। जो जो नहीं चिपके, उन सबको क्या कर दिया? हमने अलग रख दिया, है ना? हमने क्या कर दिया? उन सब चीजों को हमने अलग रख दिया। तो इससे क्या पता चला कि हम लोग चुंबक द्वारा भी क्या कर सकते हैं? पृथक्करण कर सकते हैं, है ना? आपके इसमें भी एक चित्र दे रखा है, 3.11, है ना? 3.11 एक चित्र दे रखा है, जिसमें कि लकड़ी का बुरादा, सुई, कील आदि सामान डाल रखा है, और फिर चुंबक को पास लेकर आए हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन सा सामान को, है ना, यानी दंड चुंबक है, यानी दोनों तरफ से आकर्षित करने वाला, कौन कौन से सामान को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिन सामान को, पदार्थों को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय पृथक्करण। यानी चुंबक उसको अलग कर रहा है। चुंबक क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। जब हमने देखा, हमने कागज में क्या क्या रखा? कील रखा, सुई रखा, है ना, आदि इकट्ठा किया हमने, और उसके बाद लकड़ी रखा, कागज रखा, तो हमने देखा कि चुंबक ने लोहे को, कील की सामान को, सुई को आदि को क्या कर लिया? अपनी तरफ खींच लिया, आकर्षित कर लिया, और बाकी सामान क्या हो गया? जिसको आकर्षित नहीं किया, वो उस कागज में ही रह गया। इस प्रकार से लोहे की वस्तुओं को
इस प्रकार से क्या है, लोहे की वस्तुओं को पृथक कर ली जाती है। किसकी वस्तुओं को हम लोग पृथक करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम लोग पृथक कर लेते हैं, है ना। तो लोहे की वस्तुओं को जब हम पृथक कर लेते हैं तो ऐसे पृथक्करण को क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय पृथक्करण, है ना, चुंबकीय पृथक्करण। तो हम देखते हैं कि हमने किसको अलग कर लिया? लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सामान चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लोहे की वो सारे वस्तुएं हैं, जल्दी से चुंबक ने आकर्षित कर लिया, और ऐसे पृथक्करण को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े कारखानों में, है ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो मिश्रण होते हैं, बहुत से मिश्रण होते हैं, उसमें से क्या करते हैं? लोहे के अवयवों को पृथक कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोहे के मिश्रणों को या अवयवों को पृथक करने का कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करोगे, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए अब देखते हैं अगला पृथक्करण कौन सा है। आपके हाथ में अगर चुंबक हो तो आप घर में जाकर बहुत सारे सामान इकट्ठा कीजिए और आप देखिए कौन कौन से सामान को क्या कौन आकर्षित कर रहा है? चुंबक आकर्षित कर रहा है। अब अगला देखिए कौन सा पृथक्करण है। अगला है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, अब देखते हैं ये क्या है। क्रोमैटोग्राफी, जब आपसे कोई टर्म बोला जाए तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम प्रश्न सा पूछते हैं तब क्या होगा? आप आसानी से उसका जवाब दे पाओगे, है ना। क्रोमैटोग्राफी क्या है? चलिए अब देखते हैं ये क्या है क्रोमैटोग्राफी। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आपने देखा कोई भी रंग आपके सामने पड़ा हुआ है, कोई भी रंग या फिर कोई भी रंग के वस्तुओं को आपने देखा, तो आप क्या सोचते हो कि वो रंग, ऐसा प्रतीत होता है हमें कि वो एक ही रंग से मिलकर बना है ना। जब कोई रंग की वस्तुएं, कोई भी रंग, है ना, आप देखते हो तो क्या होता है आपके मन में सबसे? अगर आपने नीला रंग देखा, आप क्या सोचते हो? चलो ये सिर्फ नीला रंग से ही मिलकर बना है। लाल रंग देखा, ये सिर्फ लाल रंग ही है और कोई रंग नहीं है। तो क्या है, ऐसे वस्तुएं जो हम देखते हैं कि एक ही रंग जो हमें दिखता है, लेकिन जब हम लोग क्रोमैटोग्राफी द्वारा हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो एक रंग बहुत से रंगों से मिलकर बना हुआ है। हम आपको उदाहरण बताएंगे, है ना। तो हमें हमें पता लगाना, हम रंगों को पता लगाते हैं किसके द्वारा? क्रोमैटोग्राफी द्वारा। किसका पता लगाते हैं? रंगों का, है ना। कई बार क्या हमें क्या प्रतीत होता है, जैसे कि कोई भी वस्तु एक ही रंग से मिलकर बना है जो हमें दिखाई देता है ना, वही उसका मूल रंग है। हमें क्या प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही रंग उसका मूल रंग है, बेस रंग है। लेकिन हम लोग क्रोमैटोग्राफी द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी रंग कितने रंगों से मिलकर बना है। जैसे कि आप शाही देखते होंगे, शाही, है ना, इंक। आजकल आप ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता, इंक बॉटल, जिसमें आप इंक पेन में क्या करते हो? इंक भरकर, नीले रंग का, है ना, नीले कलर ऐसा होता है, उसमें आप क्या करते हो? इंक को भरते हो और उसके बाद फिर आप लिखते हो। आजकल सभी क्या है, बॉल पेन सब यूज करते हैं, है ना। तो इंक पेन, इंक। जैसे आप शाही देखते हो, शाही जब देखते हो तो आपको क्या लगता है? वो सिर्फ नीले रंग से मिलकर बना है ना, क्योंकि हमें कौन सा रंग दिखता है शाही में? सिर्फ नीला रंग दिखता है। लेकिन जो शाही आपको दिखाई देता है वो नीला रंग बहुत से रंगों से मिलकर बना होता है ना। वो जो नीला रंग आपको दिखता है वो रंग जो है बहुत सारे रंगों से मिलकर बना होता है।
कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करके हम लोग इस विधि का इस्तेमाल करके देखेंगे कि कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है। आपके किताब में एक परीक्षण दे रखा है 3.12 क्रोमेटोग्राफी परीक्षण दे रखा है। तो हम देखते हैं कि वो परीक्षण क्या है। वो परीक्षण हम लोग क्या कर रहे हैं? चौक की सहायता से। किसके सहायता से हम लोग देख रहे हैं? चौक की सहायता से हम लोग देख रहे हैं कि जो शाही का नीला रंग है वो कितने रंगों से मिलकर बना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हो कि एक बर्तन में आपने क्या कर दिया? थोड़ा सा पानी ले लिया, है ना? एक बर्तन में क्या कर रखा है? थोड़ा सा पानी ले रखा है। उसके बाद आपने एक सफेद चौक लिया, है ना? एक चौक लिया और उसके नीचे वाले हिस्से, जो मोटा हिस्सा है, इसमें क्या कर दिया? थोड़े से बूंद, एक ड्रॉपर लेकर, ड्रॉपर है ना जिसमें से हम बूंद बूंद करके लेते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को सब जब दवाई देते हैं तो ड्रॉपर द्वारा देते हैं। तो ड्रॉपर से क्या कर दिया हमने? उस ड्रॉपर को इंक में डुबो दिया, है ना? स्याही में डुबो दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको किसके ऊपर छोड़ेंगे? इस चौक के निचले हिस्से में, है ना? उसके नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा बूंद बूंद करके हम लोग क्या करेंगे? शाही डाल देंगे, एक लाइन बना देंगे। देखिए, शाही डालकर एक थोड़ा सा लाइन बना दिया है, इंक है ये शाही। उसके बाद हमने प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लिया और पानी लेकर हमने क्या किया? ये चौड़ा वाला हिस्सा, ये चौड़ा वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया? उस पानी में हल्का सा डुबो दिया, हल्का सा रख दिया, है ना? ये इंक कहाँ होना चाहिए? ऊपर ही है। और ये पानी में हमने क्या कर दिया? चौक को हल्का सा डुबो दिया, हल्का सा रख दिया, है ना? पानी में हल्का सा रख दिया। तो आप देखोगे कि इसमें ऊपर की तरफ कुछ चढ़ रहा है ना? धीरे धीरे आप देखोगे क्या है? ऊपर की तरफ कुछ पदार्थ या कोई चीज ऐसे चढ़ता हुआ आ रहा है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जल स्तर जो है, जो पानी आप लोगे, वो शाही के नीचे ही रहे, यानी इंक उसमें डुबोगे नहीं, चौक का निचला हिस्सा ही आप डुबोगे। जब आप थोड़ी देर निरीक्षण करोगे, थोड़ी देर जब आप निरीक्षण करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या दिखाई देगा जब आप थोड़ी देर निरीक्षण करोगे? तो आपको दिखेगा कि ये जो चौक है ना, जो हमने शाही कौन सा रंग का बोला? नीला ही रंग बोला है। तो ये जो चौक है इसके ऊपर कुछ चढ़ रहा है और आप देखोगे इसमें विभिन्न रंग, है ना, अलग प्रकार के, नीला नहीं और भी बहुत सारे रंग आपको जो है इस चौक में दिखेगा, है ना? इस चौक में क्या दिखेगा कि शाही में केवल जो हमें नीला रंग दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में क्या है? क्या है? वास्तविकता में क्या है कि शाही जो है कई रंगों से मिलकर बना हुआ है, जो हम इस परीक्षण द्वारा हमने साबित किया। तो आप लोग अपने अध्यापकों से बोलोगे कि ये परीक्षण जरा करके दिखाने के लिए थोड़ा सा शाही, एक प्लेट, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी और क्या चाहिए, और उसको आप डुबोकर फिर क्या करोगे? हल्का सा रख दोगे। ये ध्यान रखोगे कि पानी पूरी तरह से सोख ना ले, निचला हिस्सा हल्का सा रखना है। फिर आप देखोगे कि रंग, कई रंग आपको उसमें दिखाई देगा, चौक में दिखाई देगा। तो जो नीला रंग जो हमें शाही का दिखता है, वो केवल नीला रंग ही नहीं, नीले रंग से ही नहीं मिलकर बना, बल्कि बहुत से रंगों से मिलकर बना हुआ है। ये परीक्षण द्वारा हम लोगों ने ये साबित किया है। तो अब आपको समझ में आ गया ना क्रोमेटोग्राफी क्या है? रंगों के पृथक्करण किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? रंगों के पृथक्करण के लिए हम लोग ये विधि इस्तेमाल करते हैं, रंगों के पृथक्करण। तो आपसे कोई पूछे
कि रंगों के पृथक्करण के लिए आप कौन से विधि का इस्तेमाल करते हो, तो कौन सा है? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो आपने देखा, इस क्रियाकलाप से देखा, और जब आप परीक्षण करोगे तो आप ये सब देखोगे कि क्या चौक जल सोख रहा है, जल को खींच रहा है, क्या शाही में कोई परिवर्तन दिख रहा है, और कौन कौन से रंग उस चौक की पट्टियों में दिख रहा है ना। और चौक में ये नीला रंग है कि कोई और रंग भी है, ये सब क्या करोगे, जब आप परीक्षण करोगे तो आप एक नोटबुक में लिखोगे कि क्या क्या बदलाव आपको दिख रहा है। तो इस तरीके को, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, रंगों का पृथक्करण। तो हमने दो पृथक्करण तरीके आज पढ़े, चुंबकीय पृथक्करण विधि और क्रोमेटोग्राफी, है ना। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हमने चुंबकीय पृथक्करण किया, यानी जो लोहे के वस्तुएं होते हैं उनका पृथक्करण किया, और क्रोमेटोग्राफी द्वारा रंगों के पृथक्करण हमने किया। तो मेरे बच्चों, हमारे इस पार्ट में इतने ही बातें हमें सीखना है। अब हम देखते हैं, जरा रिकैप कर लेते हैं, हमारा पार्ट यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हम जरा देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा, है ना। इस पार्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, वो जरा हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। और आज घर में जाकर क्या करोगे? आप सारे किताब को 2-3 बार पढ़कर आओगे, अच्छे से पढ़कर आओगे, और उसमें से कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। तो हमने इस पार्ट में क्या क्या देखा अभी तक? शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है ना, हमने उसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद हमने क्या देखा? शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। और यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। फिर हमने पृथक्करण के तरीकों को देखा। अनाज से कंकड़ पत्थरों को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। कौन से विधि द्वारा पृथक करते हैं? बीनना विधि, यानी हम बीनते हैं, हैंड पिकिंग, है ना, उसके द्वारा हम लोग अनाज से कंकड़ और पत्थरों को अलग करते हैं। फिर हमने देखा गेहूं से भूसा, है ना। गेहूं से भूसा जो है हम लोग कौन से तरीके द्वारा पृथक करते हैं? फटकना। कौन से तरीके द्वारा हम लोग पृथक करते हैं? फटकना, है ना। और ओसाना भी देखा हमने, फटकना और ओसाना, या फटकना या क्या बोलते हैं उसे, ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग विनोविंग बोलते हैं, है ना। तो आप सारे विधियां, किन किन विधियों का इस्तेमाल कर कर हम लोग क्या क्या अलग करते हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ोगे। फिर हमने क्या पढ़ा? द्रव से, है ना, द्रव से अघुलनशील ठोस पदार्थों को, द्रव से क्या करते हैं? अघुलनशील ठोस पदार्थों को कौन से तरीके से अलग करते हैं? तलछटीकरण एवं निथारना, छानना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं, जिसके बारे में हमने एक एक करके आपसे चर्चा किया था। जब आप एक बार पढ़ोगे तब क्या होगा, आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएगा, है ना। तलछटीकरण एवं निथारना
सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन जैसे हम बोलते हैं, हमने आपसे बोला था ये सारे अंग्रेजी टर्म्स भी क्या करोगे आप लिख कर रखोगे। छानना, फिल्ट्रेशन, है ना, जिसमें हमने क्या देखा, छानना पत्र, कई बच्चों ने बोला किससे बना है, लोहे से, है ना, आपने ये उत्तर दिया था ना, लोहे से नहीं, किससे बनता है, कागज से, पेपर से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर। छानना पत्र, है ना, छानना पत्र क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर। किससे बनता है, पेपर से, कागज से, ध्यान रखिएगा। एवं आप केंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको पृथक करते हैं। हमने देखा था ना कि मक्खन जो दूध से निकालते हैं, आप केंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा हम लोग अलग करते हैं। तो हर विधियों को आप ध्यान से पढ़ोगे। और द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थ को, द्रव में घुलनशील जो घुल जाता है ठोस पदार्थ को पृथक करने में हमने कौन कौन से विधि का इस्तेमाल किया, हमने कौन कौन से विधि का इस्तेमाल किया, वाष्पन विधि, इवापोरेशन मेथड, है ना, वाष्पन विधि, इवापोरेशन मेथड। उसके बाद हमने किसको देखा, आसवन, आसवन विधि, डिस्टिलेशन, है ना, हमने देखा था कि जब एक बर्तन में पानी लेकर गर्म करते हैं और ऊपर के बर्तन में हमने बर्फ रखा, फिर हमने जब उसके किसके संपर्क में लेकर आ गए, उस प्लेट के संपर्क में जो ऊपर उठती हुई गैस है, भाप है जो उठ रहा था, तब क्या हुआ, उस आइस के, उस ठंडे प्लेट के संपर्क में आने से वो पानी दोबारा द्रव रूप में कहाँ गिरता है, नीचे इकट्ठा, जहां आपने बर्तन रखा हुआ है उसमें इकट्ठा होता है ना। तो भाप के द्रव में परिवर्तित होने को, भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संगनन कहते हैं, है ना। ये किसके द्वारा निकालते हैं हम लोग, आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन। एवं क्रिस्टलीकरण विधियों द्वारा पृथक करते हैं। फिर हमने क्या देखा, क्रिस्टलीकरण, है ना, कि किस तरह से, जैसे फिटकरी हमने पानी में घोला, हमने आपको दिखाया है ना, घोलकर नहीं दिखाया, चित्र दिखाया। तो फिटकरी को आप तब तक घोलते रहे जब तक पानी में फिटकरी घुलना ना बंद हो जाए, और उसके बाद आप जब उसको गर्म करते हो फिर आप उसमें फिर से फिटकरी को घोलो, और तब तक घोलते रहो। क्या होगा, एक समय जब आएगा तो फिटकरी घुलना बंद हो जाएगा उस पानी में, और ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं, जब पानी में फिटकरी घुलना बंद हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जब एक समय ऐसा आता है जब घुलना बंद हो गया, हमने उसे गर्म किया, है ना, गर्म कर कर फिर घोला, और फिर क्या होगा, उसमें एक समय ऐसा आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। तब हमने देखा कि इसको हमने फिल्टर पेपर में डालकर हमने क्या किया, इसके क्रिस्टल, शुद्ध क्रिस्टल हमने प्राप्त किया। तो क्रिस्टलीकरण विधि भी आपने पढ़ा है कि किस तरह से हम लोग पृथक करते हैं। फिर हमने क्या देखा, दो अमिश्रणीय द्रवों को किस तरह से पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक करते हैं, जिसमें हमने कौन सा परीक्षण देखा, हमने जिसमें हमने क्या देखा कि मिट्टी का तेल, है ना, और पानी, और उसमें हमने देखा कि मिट्टी का तेल क्या होता है, पानी से हल्का होता है ना। और हमने पृथक्कारी कीप द्वारा मिट्टी के तेल को अलग किया। तो आपको बोले कि दो अमिश्रणीय द्रवों को किस तरह से अलग करते हैं, वो पृथक्कारी कीप द्वारा अलग करते हैं। उसके बाद हमने क्रोमेटोग्राफी, है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि भी हमने देखा है। और क्रोमेटोग्राफी रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में किस विधि का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे आपके किताब, ये सब अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके किताब में सारा दे रखा है, आपके किताब में ये सभी हमने सीखा, अगर करेक्ट पेज नंबर 27 में दे रखा है। 27 में आप पाठ को पढ़ने के बाद जो जो सीखा
उसके बारे में आप अच्छे से एक दो बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है, आपने किस किस बारे में बात किया। तो इतना ही है हमारा आज का पाठ। हमने ये अध्याय समाप्त कर दिया है और सभी अच्छे से पढ़कर आओगे। अब आप ऐसे करते हैं, थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, अभ्यास प्रश्न निकालिए अपने टेक्स्ट बुक में, थोड़े से मार्क करना है, उसको हम अभी मार्क कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, हमें बहुत समय लगेगा है ना पूरे प्रश्न उत्तर निपटाने में। तो अभ्यास प्रश्न, सभी अपने किताब को हाथ में रखिए, एक पेंसिल को अपने पास रखिए। हम देखते हैं किस तरह से हम लोग उसको अलग करते हैं। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। सभी किताब और पेंसिल हाथ में रखिए। अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण, इसके अभ्यास प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। और प्रश्न जब पढ़ोगे तभी आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा और आप उसे अपने आप से ही टिक कर लेना है ना। कोई जरूरत नहीं है कि आंसर मिले ही, क्योंकि आप सबको पता है क्या है उसका सही उत्तर। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, सभी निकाल लिया ना, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। पहला प्रश्न देखिए, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है, पहला जो खाने में शुद्ध हो, दूसरा जानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, तीसरा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो, चौथा जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो आप सबको पता है शुद्ध पदार्थ में जब ये दे रखा है कि सभी अणु समान प्रकृति के हैं, तो वो है उसका सही उत्तर। सभी बुक में टिक कर लीजिए। और अभ्यास प्रश्नों को सब अच्छे से पढ़कर आइएगा, अगले बार हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, इनमें से ही प्रश्न पूछेंगे। टिक कर लिया ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वायु है, वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। वायु क्या है? तो क्या है? समांगी मिश्रण है ना, क्योंकि क्या है समांगी मिश्रण? ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, परंतु हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, है ना। जैसे वायु है, आपको दिखता नहीं है कि उसमें क्या क्या है, तो समांगी मिश्रण। और विषमांगी क्या है? जिसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। सभी ने टिक कर लिया ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, यानी आपने कोई पत्थर कंकड़ रेत या फिर क्या क्या रखा हुआ है, बालू है ना, और उसमें लोहे के थोड़े से छीलन डाल दिए हैं, तो हम लोग किस तरीके से उसको अलग करते हैं? ये बोलने पर ही आपको पता लग गया होगा ना। पहला बीन कर, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, चाल कर। तो कैसे अलग करते हैं लोहे के छीलन को? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। मेरे बोलने से पहले ही आप सबने टिक कर लिया होगा, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। ये सब किताब में जरा टिक कर दीजिएगा और घर में जाकर क्या कीजिए, अपने नोटबुक में जरा लिख कर आ जाइएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब उसमें क्या है, कोष्टक में थोड़े से शब्द दे रखे हैं, भाप, आपकेंद्रण, लोहे, वाष्पन,
ऊर्ध्वपातन तथा जल। अब हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसमें लिखना है डैश विधि द्वारा, है ना, डैश विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। सबको पता है आप केंद्रण। अगर आपको कोष्टक में ये दिया भी नहीं होता, आप अपने आप से आराम से लिख सकते थे, क्योंकि आप सबको ये उत्तर पता है जिन्होंने ध्यान से कक्षा में बैठे हैं। आप केंद्रण। कपूर और साधारण नमक का मिश्रण डैश विधि से पृथक किए जाते हैं, ऊर्ध्वपातन, है ना, कपूर और साधारण नमक जो हम लोग अलग करते हैं। ये सब आप लोग स्वयं कीजिएगा। आप किताब को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उत्तरों को स्वयं लिखिएगा। डैश के छीलन को किसी भी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। किसके छीलन को करते हैं, लोहे के। किसके छीलन को करते हैं, लोहे के। नमक और पानी के मिश्रण से नमक डैश विधि द्वारा पृथक किया जाता है, वाष्पन। वाष्पन, वाष्पन विधि द्वारा। अगला देखिए, आसवन विधि द्वारा डैश से शुद्ध डैश प्राप्त किया जाता है। हमने आपको बताया आसवन विधि द्वारा भाप से जल, शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। चलिए, तो सबने लिख लिया होगा। अगला सही गलत है वो अगले क्लास में आप स्वयं कर कर आओगे। जब हम बताएंगे आपको तो सिर्फ आपको चेक करना है कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत। तो आप अपने अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए, और आपको इसमें से कोई भी बात जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार किताब पढ़कर आइएगा, और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। तो सही उत्तर सही गलत आप कर कर आओगे। तो आप अपने अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। तब तक हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।